इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिकता की। ये है क्या असल में और इसके नियम कैसे बने। नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो है संविधान के वो शुरुआती अनुच्छेद और 1955 का नागरिकता अधिनियम। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे भारत में नागरिकता की जो बुनियाद है उसके मतलब को साफ तौर पर समझने की। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है। देखिए, नागरिकता सिर्फ एक कोई कार्ड या दस्तावेज नहीं है। हाँ। ये एक व्यक्ति और राज्य के बीच का एक गहरा कानूनी रिश्ता है। यही तय करता है कि किसके क्या अधिकार हैं और किसके क्या कर्तव्य। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। नागरिकता का जो सीधा सा मतलब है वो है किसी व्यक्ति का राज्य के साथ कानूनी बंधन। लोग अक्सर इसे सिर्फ अधिकारों से जोड़ते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार या मौलिक अधिकार जो हमें मिलते हैं। मुझे दो। पर क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, ये तो बस एक पहलू है। देखिए, नागरिक का एक दो तरफा रास्ता है। अच्छा। हाँ, नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, सुरक्षा मिलती है राज्य से, ये सच है। लेकिन बदले में उनसे देश के प्रति वफादारी, कानूनों का पालन, ये सब, हाँ, इन कर्तव्यों की उम्मीद भी की जाती है। तो ये रिश्ता ही तय करता है कि कौन राज्य का, कह सकते हैं, पूर्ण सदस्य है। सही कहा। ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय जब भारत का संविधान बन रहा था, 1947 के बाद का वक्त। हाँ, बहुत उथल पुथल का दौर था। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग यहाँ से वहाँ, मतलब माहौल बहुत मुश्किल था। ऐसे में संविधान बनाने वालों ने ये कैसे तय किया होगा कि भाई अब भारत का नागरिक कौन है? ये तो बड़ा सवाल रहा होगा। यकीनन ये उस वक्त की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। और इसी से निपटने के लिए संविधान के भाग 2 में वो अनुच्छेद 5 से 11 डाले गए। अच्छा। इनका जो मुख्य मकसद था वो था संविधान लागू होने की तारीख, यानी 26 जनवरी 1950। उस दिन ये साफ करना कि कौन कौन भारत का नागरिक है। तो अनुच्छेद 5 उसने क्या कहा? कैसे तय हुआ कि उस दिन कौन नागरिक था? अनुच्छेद 5 ने, आप कह सकती हैं, एक तरह की बेसलाइन खींची। उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसका डोमिसाइल, मतलब अधिवास भारत में है, वो नागरिक माना जाएगा अगर 3 में से कोई एक शर्त पूरी हो। क्या शर्तें थी वो? पहली, कि वो खुद भारत में जन्मा हो। दूसरी, उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो। या तीसरी, वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य तौर पर रह रहा हो। अच्छा। ये काफी समावेशी था, ताकि उस समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनमें से ज्यादातर नागरिक बन सकें। ये तो ठीक है, लेकिन बंटवारे का क्या हुआ? लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उनके बारे में क्या सोचा गया? वो तो और भी पेचीदा मामला रहा होगा। बहुत ज्यादा पेचीदा, और उसी के लिए था अनुच्छेद 6। हाँ। इसने पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता के नियम तय किए। इसमें एक तारीख बहुत अहम है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 क्यों? इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच वो परमिट सिस्टम लागू हुआ था। तो जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और यहीं बस गए थे, उन्हें नागरिक मान लिया गया। अच्छा, ऑटोमेटिकली? हाँ, ज्यादातर मामलों में। लेकिन जो इस तारीख को या इसके बाद आए, उन्हें नागरिकता के लिए बाकायदा पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। और उसके लिए भी शर्तें थीं? हाँ, उसके लिए उन्हें आवेदन देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। ये उस वक्त के हालात को देखते हुए उस विस्थापन को संभालने की कोशिश थी। और ऐसा भी तो हुआ होगा कि लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए पर फिर वापस लौट आए, उनके लिए क्या था? बिल्कुल हुआ था, और इसी स्थिति के लिए अनुच्छेद 7 बनाया गया। इसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। सीधा सा नियम। लेकिन अगर वो बाद में भारत सरकार से पुनर्वास या स्थायी वापसी का परमिट लेकर लौट आया तो उसे अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता मिल सकती थी, मतलब पंजीकरण के जरिए। अच्छा। जैसे 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों के लिए था। ये दिखाता है कि बंटवारा कितना मानवीय और जटिल मुद्दा था। उस समय बहुत से भारतीय मूल के लोग विदेशों में भी तो थे, क्या उनके लिए भी कुछ सोचा गया संविधान में? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 8 उन्हीं के लिए था। उसमें क्या था? उसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और वो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय विदेश में रह रहा है, हाँ, तो वो वहां के भारतीय दूतावास, एम्बेसी या कॉन्सुलर ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर करवाकर भारतीय नागरिक बन सकता था। तो ये भारत के अपने डायस्पोरा से रिश्ते को एक तरह से मान्यता थी। बिल्कुल। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप, क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है? नहीं,
और ये बात अनुच्छेद 9 बहुत बहुत साफ कर देता है। कैसे? वो कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, हाँ, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी उसी पल। बिल्कुल। भारत में ये सिद्धांत है कि आपकी निष्ठा एक ही देश के प्रति हो सकती है, आप एक साथ दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते। तो ये जो शुरुआती अनुच्छेद थे 5 से 9 तक, ये तो उस खास वक्त मतलब संविधान लागू होने के समय की स्थिति को संभाल रहे थे। हाँ, मुख्य रूप से। लेकिन आगे के लिए क्या व्यवस्था हुई? क्या नागरिकता के नियम बस यही थे हमेशा के लिए? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 10 और 11 आते हैं। अच्छा। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों के तहत नागरिक बन गया है, हाँ। वो आगे भी नागरिक रहेगा, लेकिन ये संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के अधीन होगा। हाँ। मतलब संसद चाहे तो नियम बदल सकती है। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11, जो शायद सबसे अहम है इस मामले में, वो संसद को पूरी शक्ति देता है। किस चीज की? भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी, और नागरिकता से जुड़े किसी भी और मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति। अच्छा, तो संविधान ने सिर्फ एक शुरुआती ढांचा दिया और भविष्य के नियम बनाने का सारा काम संसद को सौंप दिया। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 5 से 10 ने तो बस ये तय किया कि 26 जनवरी 1950 को कौन नागरिक था, लेकिन उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 ने संसद को दे दिया। और इसी अधिकार का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में वो नागरिकता अधिनियम मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। आज भी भारत में नागरिकता के ज्यादातर नियम इसी कानून से तय होते हैं। तो ये जो 1955 का अधिनियम है, ये क्या कहता है? नागरिकता पाने के क्या तरीके बताता है ये एक्ट नागरिकता पाने के 5 मुख्य तरीके बताता है। पहला और सबसे आम है जन्म से, बाय बर्थ। अच्छा। पर इसमें एक दिलचस्प बात है, इसके नियम समय के साथ बदले हैं। कैसे? हाँ, देखिए, शुरू में मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक भारत की जमीन पर पैदा होने वाला लगभग हर बच्चा भारतीय नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हो। इसे जस सौली कहते हैं, यानी मिट्टी का अधिकार। तो फिर ये बदला क्यों? हाँ, 1 जुलाई 1987 के बाद नियम बदला। तब ये जरूरी हो गया कि बच्चे के जन्म के समय उसके माँ या बाप में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। अच्छा। फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम और सख्त हुआ। अब भारत में जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिलती है जब या तो उसके दोनों माता पिता भारतीय हो, या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। हाँ, ये बदलाव शायद उस समय की जो चिंताएं थीं, बढ़ती आबादी, सीमा पार से आने वाले लोग, सुरक्षा, इन सब को दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि कानून कैसे समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। मतलब मिट्टी के अधिकार से जोर थोड़ा वंश के अधिकार पर ज्यादा हो गया। ये वाकई में एक बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो जन्म के अलावा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वंश से, बाय डिसेंट। वंश से मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है, विदेश में, लेकिन उसके जन्म के समय उसका पिता और बाद में कानून बदला तो माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक है, तो वो बच्चा वंश के आधार पर भारतीय नागरिक बन सकता है। इसके लिए कुछ करना पड़ता है? हाँ, कुछ औपचारिकताएं हैं, जैसे जन्म का रजिस्ट्रेशन वहां के भारतीय कॉन्सुलेट में करवाना होता है। ये उन भारतीयों के लिए जरूरी है जो विदेश में बसे हैं, उनके बच्चों के लिए। और अगर कोई ना जन्म से नागरिक बन पाए, ना वंश से, लेकिन उसका भारत से कोई और रिश्ता हो, तो कोई और कनेक्शन? हाँ, उनके लिए तीसरा तरीका है पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। ये किसके लिए? ये कुछ खास श्रेणियों के लोगों के लिए है। जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से शादी की हो और आवेदन से पहले 7 साल भारत में रहा हो। या भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। ये उन लोगों को एक मौका देता है जिनका भारत से गहरा नाता है। अच्छा, और क्या कोई विदेशी नागरिक जो इन सब कैटेगरी में नहीं आता, वो भी भारतीय बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। चौथा तरीका इसी के लिए है, प्राकृतिकरण से। अच्छा, प्राकृतिकरण, ये क्या होता है? कोई भी विदेशी नागरिक, बशर्ते वो अवैध प्रवासी ना हो, कुछ शर्तें पूरी करके इसके लिए आवेदन कर सकता है। क्या शर्तें हैं? मुख्य शर्तें ये हैं कि उसे एक तय समय तक भारत में रहना होगा, आमतौर पर आवेदन से पहले के 14 सालों में से कुल 11 साल। 11 साल? हाँ, और इसमें आवेदन से ठीक पहले के 12 महीने लगातार भारत में रहना शामिल है।
इसके अलावा उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भारतीय भाषा का ठीक ठाक ज्ञान होना चाहिए और उसे अपने देश की नागरिकता छोड़ने की घोषणा करनी होती है। ये उन लोगों के लिए है जो भारत को अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी तरीका क्या है? पांचवा तरीका है किसी नए क्षेत्र का भारत में शामिल होना, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अच्छा, जैसे? मतलब अगर भारत सरकार किसी नए इलाके को भारत का हिस्सा बनाती है तो सरकार एक आदेश जारी करके बता सकती है कि उस इलाके के कौन लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सबसे जाना माना उदाहरण है 1961 में गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय। वहां के निवासियों को इसी आधार पर भारतीय नागरिकता दी गई थी। तो ये 5 तरीके हो गए नागरिकता पाने के: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और किसी इलाके का भारत में मिलना। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, नागरिकता खत्म कैसे होती है? क्या ये छीनी भी जा सकती है? हाँ, 1955 का कानून नागरिकता खत्म होने के भी 3 तरीके बताता है। पहला है स्वैच्छिक त्याग, रिनंसिएशन, मतलब खुद छोड़ देना। हाँ, कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक जो दिमागी रूप से सक्षम है वो एक घोषणा करके अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है। अच्छा। इसमें एक और बात है, जब कोई पुरुष अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चों की भी नागरिकता खत्म हो जाती है। हालांकि वो 18 साल के होने पर वापस भारतीय नागरिकता के लिए अर्जी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका? दूसरा है निरसन या बर्खास्तगी, टर्मिनेशन। ये सीधा अनुच्छेद 9 से जुड़ा है जिसकी हमने पहले बात की थी। हाँ, वो दोहरी नागरिकता वाला। बिल्कुल। अगर कोई भारतीय नागरिक जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी समय कानूनन अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता नहीं देता। और तीसरा तरीका, जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा चर्चा या सवाल होते हैं, क्या सरकार किसी की नागरिकता छीन सकती है? तीसरा तरीका है वंचन, डिप्रेवेशन। इसमें केंद्र सरकार कुछ खास और गंभीर आधारों पर किसी व्यक्ति को उसकी भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है, मतलब छीन सकती है। यह सरकार की तरफ से होता है। किन आधारों पर? इसके आधार कानून में साफ लिखे हैं, जैसे अगर नागरिकता धोखाधड़ी से या गलत जानकारी देकर या कोई जरूरी बात छुपा कर ली गई हो, या अगर नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो या देशद्रोह जैसा कुछ किया हो, या युद्ध के समय दुश्मन देश से गैर कानूनी तरीके से संपर्क रखा हो या उसकी मदद की हो। और भी हैं? हाँ, अगर पंजीकरण या प्राकृतिकरण से नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर ही उसे किसी देश में 2 साल या उससे ज्यादा की जेल हुई हो, या फिर अगर कोई नागरिक बिना किसी ठोस वजह के लगातार 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो। लेकिन क्या सरकार अपनी मर्जी से ऐसा कर सकती है? मनमाना हो सकता है ये? नहीं, कानून ये साफ करता है कि वंचन मनमाना नहीं हो सकता। अच्छा। सरकार को न सिर्फ ये आधार साबित करने होते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी देना होता है। ये एक बहुत गंभीर कदम है और इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर सिर्फ कानून में दी गई स्थितियों में ही किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने नागरिकता पाने और खोने के तरीके समझ लिए। अब भारत की नागरिकता व्यवस्था की एक और खास बात पर आते हैं, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? एकल नागरिकता, हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में आप सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं। सिर्फ भारत के? हाँ, आप किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं होते। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ या तमिलनाडु का नागरिक हूँ। आपकी पहचान सिर्फ भारतीय है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और जो बातें हम करेंगे वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एक परिचय से ली गई हैं। बिल्कुल, ये वो अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 से 35 तक। और एक मजेदार बात यह है कि इनका जो आइडिया है वो असल में अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से आया है। अच्छा। हाँ, जो मतलब व्यक्ति की आजादी पर काफी जोर देता है। और ये जानना भी जरूरी है शायद कि शुरू में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, संपत्ति का अधिकार भी था इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। पर 1978 में 44वां संशोधन हुआ और उसे मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया। अब वो बस एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A के तहत। तो आज हम सिर्फ उन 6 पर फोकस करेंगे जो अभी हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये संविधान की आप कह सकते हैं नींव हैं, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अधिकार से, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है?
देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कानून के सामने सब बराबर। यह है अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब सरकारी नौकरियों में भी सबको बराबर मौके? हाँ, वो अनुच्छेद 16 में है, सबको समान अवसर। लेकिन इसमें वो विशेष प्रावधान भी तो हैं, जैसे पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण। ये समानता के खिलाफ नहीं लगता? ये सवाल बहुत उठता है। देखिए, संविधान बनाने वालों का सोचना था कि जो लोग सदियों से पीछे रह गए हैं उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष मदद जरूरी है। अच्छा। तो ये जो आरक्षण या विशेष प्रावधान हैं, इन्हें समानता लाने का जरिया माना गया, ना कि उसका उल्लंघन। समझ गई। और इसी में वो छुआछूत का अंत भी है? जी हाँ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 से वो पुरानी उपाधियां जैसे राजा, राय बहादुर, वो सब खत्म कर दी गई, सिवाय शिक्षा और सेना की उपाधियों के। ठीक है। समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। ये तो शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला अधिकार है। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 19 में ही 6 खास आजादियां हैं। कौन कौन सी? जैसे बोलने की आजादी, शांति से कहीं जमा होने की, संगठन बनाने की, कहीं भी आने जाने की। हाँ, देश में कहीं भी आने जाने बसने की, और कोई भी अपना पेशा या व्यापार चुनने की। पर ये सब अनलिमिटेड तो नहीं होंगी? मतलब कुछ तो रोक होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे देश की सुरक्षा का सवाल हो या पब्लिक ऑर्डर का, नैतिकता का। अच्छा। और इसी ग्रुप में अनुच्छेद 20 भी है, जो अपराधों की सजा के संबंध में कुछ सुरक्षा देता है। और फिर सबसे जरूरी अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या तो मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइड की है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा है कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन। इसमें फिर शिक्षा का अधिकार भी आ गया, जिसके लिए अनुच्छेद 21A अलग से जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। हाँ। स्वास्थ्य का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसमें शामिल माने गए हैं। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी वगैरह से कुछ बचाव देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, ये सीधे सीधे मानव तस्करी, मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 23। ये तो बहुत जरूरी था। जी। और अनुच्छेद 24 जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खान या किसी और खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ये भारत के सेक्युलर चरित्र को दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। प्रचार करने की भी। बस जबरदस्ती धर्म बदलवाना इसमें शामिल नहीं है। फिर अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने मामले मैनेज करने की आजादी देता है। 27 कहता है कि सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं ले सकती। और सरकारी स्कूलों में? हाँ, अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये दिखाता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इसके बाद आते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30। जी, ये भारत की विविधता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाए रख सकते हैं। और 30? अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। और अब आते हैं उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हाँ जी, ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत बनाती है। मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट भी। और कोर्ट क्या करता है? कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ खास तरह के आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। 5 तरह की रिट होती हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया है। परमादेश या मैंडेमस, किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का आदेश। और भी हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी और अधिकार प्रच्छा, क्वो वारंटो। तो कुल मिला के देखें तो ये मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को एक अच्छा, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का आधार देते हैं। निश्चित रूप से ये एक तरह से व्यक्ति की ढाल हैं राज्य की मनमानी के खिलाफ, और यही भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।
ये वो बुनियादी गारंटी हैं जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका है। आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि अधिकार हमारे संविधान में कितने शक्तिशाली रूप में दिए गए हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है कि इन अधिकारों की जो गारंटी संविधान देता है और जो जमीनी हकीकत है उसमें कितना फासला है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है, सोचने वाला।